गर्मियों का दिन था। जस्कॉन 4 एक टगबोट नाइजीरिया के तट से रवाना हुई। इस नाव का मिशन अटलांटिक महासागर में गैसोलीन से भरे एक बड़े शेवरॉन तेल टैंकर को गार्ड करना था। बोट पर सवार 12 क्रू मेंबर्स के पास समुद्र में कई वर्षों का अनुभव था और यह उनके लिए एक नियमित कार्य था। जैसे ही रात हुई, 11 नाइजीरियाई क्रू मेंबर्स और उनके यूक्रेनी कैप्टन अपने केबिन के दरवाजे बंद कर सोने के लिए चले जाते हैं। जब वे सभी सो रहे थे, भारी बारिश, खतरनाक लहरें समुद्र को घेर लेती है। करीब सुबह 4:30 बजे बोट पर कुक हैरिसन ओके ने बाकी क्रू मेंबर्स के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए उठते हैं और आधी नींद में बाथरूम की ओर बढ़ रहा था। उसने बाथरूम का दरवाजा लॉक किया ही था कि कुछ पल बाद ही अचानक से नाव में एक भयानक भूचाल आता है और इस शख्स की दुनिया एक ही पल में सचमुच उलट पलट गई। जब एक विशाल लहर ने जहाज को टक्कर मारी, जहाज पूरा उलट जाता है। इस कारण हैरिसन शौचालय से बाहर जा गिरते हैं और जहाज के अंदर यहां वहां जाकर टकराने लगते हैं क्योंकि पानी जहाज के हॉल और केबिन में भर रहा था। जहाज तेजी से डूबने लगा और कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराई, जो किसी को भी डरा देने वाले घुप अंधेरे में जाकर समा जाता है। हैरिसन मदद खोजने के लिए इस अंधेरे में टटोलते रहे, लेकिन उनके आसपास के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। नाइजीरियाई तट से 30 मील दूर डूबते समय कुक किसी तरह जहाज के कप्तान के केबिन तक पहुंचने में सफल हुए, जो खुला था लेकिन पानी से भरा हुआ था, जिससे वह केबिन के अंदर एक छोटे जुड़े हुए कमरे में चले गए, जो जहाज के कप्तान का केबिन से जुड़ा वॉशरूम था। वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही नाव समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे जाकर रुकी, उस छोटे से बाथरूम में जहां हैरिसन था, एक एयर बबल बन गया। यह एयर बबल लगभग 1 मीटर चौड़ा था, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए यह किसी को जीवित रखने के लिए काफी था। अंधेरे में फंसे हुए हैरिसन के पास इस गंभीर स्थिति में सोचने के अलावा और कुछ कर पाना नामुमकिन था। हैरिसन क्रू के बाकी मेंबर्स की सिचुएशंस के बारे में मैं जानना चाहता था, हालांकि ये उसके लिए संभव नहीं था। उस वक्त हैरिसन ने सोचा कि शायद बाकी क्रू सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए होंगे। वह अकेला था और यह नहीं जानता था कि उसको बचाने के लिए यहाँ कोई आएगा भी या नहीं। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन हैरिसन ने फैसला किया कि वह जितनी देर तक इस एयर बबल के सहारे जीवित रह सकेगा, वह पूरी कोशिश करेगा। और इसलिए वो अपने एयर पॉकेट को छोड़कर जहाज के चारों ओर भटकते हुए कुछ उपकरण और 2 गद्दे ढूंढता है। उसने गद्दों को एक के ऊपर एक रखा ताकि वह खुद को ऊंचाई पर रख सके और उसके शरीर को एटलीस्ट जितना हो सके पानी से बाहर रखा जा सके, जिससे हाइपोथर्मिया की संभावना को कम किया जा सके। समुद्र का पानी लगभग असहनीय रूप से ठंडा था और हैरिसन केवल अंडरवियर पहने हुए था। उसके चारों ओर अंधेरा और शोर था। वह भूखा और प्यासा था। जीवित रहने के लिए उसके पास केवल एक बोतल कोक थी, जो उसे जहाज के चारों ओर भटकते टाइम मिली थी। उसे पता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा ताकि वो अपने परिवार के पास जा सके। जितनी देर वह इंतजार करेगा, उतना ही उसकी एयर पॉकेट में उसकी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी और इन दी एंड वह जीवित नहीं रह पाएगा। उसने चैम्बर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की और कई प्रयास किए रस्सी की मदद से यहाँ से बाहर निकलने के, लेकिन वह असफल रहा। कोई और विकल्प न होने के कारण वह वहीं कांपते हुए बैठा जाता है और प्रार्थना करने लगता है। वह अपनी शादी की 5वीं सालगिरह से सिर्फ कुछ दिन दूर था। 2 दिन बिना किसी प्रोग्रेस के ऐसे ही बीत जाते हैं और हैरिसन को यकीन नहीं था कि उसे बचाने सच में कोई मदद भी आ रही है या नहीं। कई बार उसने सुना कि नाव में कोई जीव किसी चीज को काट रहा है और खा रहा है। हैरिसन का समय तेजी से निकल रहा था और वक्त के साथ वह बिल्कुल थकता जा रहा था। उससे एयर पॉकेट में और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भर रही थी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी गोताखोरों की एक टीम को जहाज के मलबे की जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन यह अभियान बचाव मिशन नहीं था। गोताखोरों को मलबे से शवों को निकालने के लिए भेजा गया था, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि अब तक कोई इस हादसे में बचा भी होगा। क्योंकि समुद्री डाकुओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए सभी सदस्य कमरों के दरवाजे बंद करके सोते थे। जब गोताखोरों ने डूबे हुए जहाज को पास जाकर सर्च अभियान शुरू किया और 4 डेड बॉडीज पानी से निकाल ली गए और हैरिसन की डेड बॉडी ना मिलने के बावजूद उसके परिवार को उसके इस दुर्घटना में मर जाने की सूचना दे दी जाती है। लेकिन जस्कॉन 4 एक बड़ा जहाज था और क्योंकि गोताखोर किसी फंसे हुए व्यक्ति को खोजने के लिए नहीं आए थे, इसलिए उन्हें हर एक छोटे चैम्बर तक पहुंचने में काफी समय लग सकता था और हैरिसन अभी भी जिंदा था। अचानक हैरिसन कुछ आवाज सुनता है जो बचाव दल की हो सकती थी। उसको पूरा यकीन नहीं था कि सच में क्या ये बचाव दल की टीम ही है। उसने हथौड़े का उपयोग करके नाव के स्टील पर जोर जोर से मारा ताकि हथौड़े की आवाज से शोर हो सके और किसी को यह संकेत मिल सके कि वह जिंदा है। लेकिन गोताखोर उससे काफी दूर थे और हथौड़े की आवाजें गोताखोर तक पहुंचने से पहले वह बहुत कम हो जा रही थी। जब गोताखोर जहाज का निरीक्षण कर रहे थे ताकि बचे हुए शवों को खोजा जा सके, तो एक व्यक्ति निको वैन हीरडेन शिप के कैप्टन के केबिन में पहुंचा।
निको वैन हीडेन ने उस जगह का मुआयना किया और देखा कि वहां एक वॉशरूम भी है। निको वॉशरूम की तरफ अपनी हेडलाइट की रोशनी से आगे बढ़ता है। हैरिसन ने जब निको को दूर से देखा तो पूरी तरह से थक चुका होने के बावजूद उसने हिम्मत जुटाकर पानी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते वक्त उसने निको के सिर को हाथ से टच किया और सिग्नल दिया कि वह जिंदा है। निको चौंक गया। उसने हाथ बढ़ाकर हैरिसन का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर अपनी टीम को बताया कि एक व्यक्ति जीवित है। जब हैरिसन ने निको को देखा तो वह खुशी से रोने लगा। रेस्क्यू टीम सही समय पर पहुंची थी क्योंकि हैरिसन की एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा था और वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाता। इतने लंबे समय तक पानी के नीचे रहने से उसके शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़े थे। गोताखोरों को धीरे धीरे और सावधानी से उसे समुद्र के पानी से निकलकर जमीन पर लाना था क्योंकि उसे सीधे बाहर लाने पर गंभीर डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती थी। आखिरकार हैरिसन मिल गया था, लेकिन उसके लिए खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। हैरिसन इतनी सीमित जगह में इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहा? लोग अभी भी नहीं जानते कि वह एयर पॉकेट कैसे बनी और उसने उसे इतनी देर तक कैसे जीवित रखा। ऐसा माना जाता है कि फंसी हुई एयर पॉकेट ने डाइविंग बेल की तरह काम किया, जो पानी के दबाव से हवा को अंदर फंसा कर रखता है। हैरिसन की हवा जल्दी खत्म क्यों नहीं हुई? एक थ्योरी है कि ऊपरी हिस्सों से हवा का फ्लो निचले हिस्सों में हुआ, जिससे एयर पॉकेट बनी और वह जीवित रहा। एलेक्स गिब्स, सतह पर लाइफ सपोर्ट तकनीशियन, को पता चला कि हैरिसन जीवित है। उन्होंने और उनकी टीम ने कमरे में एयर होज डालकर हैरिसन को ताजी हवा दी, लेकिन हैरिसन के शरीर में अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मात्रा थी, इसलिए गोताखोरों को ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण इस्तेमाल करना पड़ा। हैरिसन को विशेष डाइविंग सूट और हेलमेट पहनाया गया ताकि उसको जमीन पर लाते वक्त डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचाया जा सके। निको हैरान था क्योंकि हैरिसन काफी शांत था और हैरिसन को धीरे धीरे ऊपर लाते वक्त हैरिसन बेहोश हो जाता है, लेकिन जीवित था। सतह पर उसे प्रेशर डिफरेंस से बचने के लिए एक डिकम्प्रेशन चैम्बर में ले जाया गया। उसके अगले 2 दिन तक हैरिसन को डिकम्प्रेशन कमरे में रखा जाता है। हैरिसन को उस अनुभव के बुरे सपने आते रहते थे जो उसे नींद में भी परेशान करते। एलेक्स ने उसकी देखभाल की और हैरिसन को खाना खिलाया, चादरें बदली और दवाई दी। 3 दिनों के बाद हैरिसन को डिकम्प्रेशन चैम्बर से बाहर निकला। 9 साल बाद एक डाइविंग नौकरी के दौरान एलेक्स हैरिसन से मिला। हैरिसन अब एक कमर्शियल डाइवर था। उसने कहा कि डाइविंग करने से उसका मन बहुत खुश है और उसे समुद्र का वातावरण भी बहुत पसंद है। उसे लगता है कि समुद्र उसकी दुनिया है और उसे समुद्र में रहना बहुत आरामदायक महसूस होता है। हैरिसन के पास उन लोगों के लिए कुछ सलाह है जो उसकी तरह भयानक स्थिति में फंसे होते हैं। डर आपको मार सकता है, लेकिन आपका विश्वास और धैर्य आपको बचा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये प्यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता रहे और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।